नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आज दिनांक 26/7 वर्ष 2021 यानी 26 जुलाई वर्ष 2021 है और 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 हम लोग कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेंडलीव के आवर्त सारणी की विशेषताएं आपको समझाई थी। इसमें 3 विशेषताएं मैंने आपको बताया था। पहली विशेषता थी कि परमाणु कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में संशोधन किया गया। दूसरा, मेंडलीव ने अज्ञात तत्वों के लिए भी रिक्त स्थान रखे हुए थे और उनके गुणधर्मों की भविष्यवाणी कर दी थी, जो बाद में सही पाई गई। फिर एका बोरॉन, एका अल्मुनियम, एका सिलिकॉन का बाद में नाम क्या पड़ा, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम पड़ा, और इसे कैसे याद रखना है उसका एक मैंने आपको ट्रिक दिया था पिछले वीडियो में। फिर तीसरी विशेषता मैंने आपको समझाई थी कि मेंडलीव के समय निष्क्रिय गैसीय तत्व की खोज नहीं हुई थी, इसलिए मेंडलीव ने निष्क्रिय गैसीय तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं रखा था। और बाद में जब इन तत्वों की खोज हुई तो मेंडलीव ने उस तत्वों के लिए अंत में एक अलग सारणी बना दी। और जो पहली सारणी जो बनी थी मेंडलीव की, तो उसमें कोई व्यवधान उसके वजह से उत्पन्न नहीं हुआ और बड़े आसानी से वो निष्क्रिय गैसीय तत्व जो बाद में खोजे गए वो बड़े आसानी से मेंडलीव की आवर्त सारणी में समाविष्ट हो गए। तो ये 3 विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में पहली बात तो आपको ये याद रखना है, ये जो नियम मैंने बताया था मेंडलीव का आवर्त नियम, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। पहली बात तो ये नियम याद रखो। दूसरी चीज़, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो 3 विशेषता मैंने पिछली बार आपको बताई थी, वो 3 विशेषताएं आपको याद रखनी है, नोटबुक में लिखना है और याद रखना है। और फिर ये तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं यानी कमियां क्या थी। इतनी सारी अच्छाइयां तो आपने देख लिया, अच्छाइयां आपने देखा। मेंडलीव ही सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सभी तत्वों का सफलतापूर्वक वर्गीकरण किया था। इनके पहले अभी तक कोई भी वैज्ञानिक सब उस समय तक ज्ञात तत्वों का पूरी तरह से वर्गीकरण नहीं कर पाए थे। कुछ का वर्गीकरण हो पाता, कुछ का नहीं हो पाता, लेकिन मेंडलीव ही सबसे पहले सफल वैज्ञानिक थे जिन्होंने उस समय के सभी ज्ञात तत्वों का सफलतापूर्वक वर्गीकरण किया था। लेकिन मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उनकी कुछ विषमताएं थी, उनकी कुछ कमियां भी थी। अब वो कमियां क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 4 विषमताएं, 4 त्रुटियां यानी कि 4 कमियां यहाँ पर दी गई हैं, जिसे 4 दोष भी कह सकते हैं। तो दोष क्या है आइए देख लेते हैं। पहला दोष ये था बेटा कि जो कोबाल्ट और निकल है, इनके परमाणु द्रव्यमान समान थे, इसलिए इनका स्थान मेंडलीव की आवर्त सारणी में संदिग्धता थी। संदिग्धता मतलब कंफ्यूजन था कि कहाँ रखा जाए। क्योंकि कैसे थे, मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा था, यानी जिसका परमाणु द्रव्यमान कम है वो पहले, उसके बाद जिसका द्रव्यमान अधिक है वो बाद में। अब यहाँ दो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान एक बराबर है, तो वो ये समझ में नहीं आ रहा था कि पहले किसको रखें बाद में किसको रखें। यहाँ पर देखो, मैं आपको सारणी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेंडलीव की सारणी है। यहाँ कोबाल्ट का भी 59 है, निकल का भी 59 है, तो दोनों का परमाणु द्रव्यमान 59 ही है। जबकि मेंडलीव क्या कर रहे थे, जिसका परमाणु द्रव्यमान कम है वो पहले, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान वाला, फिर उससे ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान वाला, इस तरह से वो एक एक करके अरेंज करते जा रहे थे। लेकिन जब कोबाल्ट और निकल सामने आया तो फिर कंफ्यूज हो गए कि दोनों तो एक बराबर हैं, तो उन्होंने फिर उसको एक ही जगह पर रख दिया। तो लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन था, ये डाउटफुल था कि उनका स्थान कहाँ रखा जाए। तो ये पहली विषमता थी। तो पहली कमी समझ में आई बेटा, कोबाल्ट और निकल परमाणु द्रव्यमान समान था, इसलिए उनके स्थान को लेकर के कंफ्यूजन था। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ें। चलो, दूसरी कमी क्या थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की? दूसरी कमी ये थी बेटा कि जो समस्थानिक होते हैं,
समस्थानिक क्या होते हैं पहले वो समझ लो बेटा। समस्थानिक वो होते हैं कि जिनका जो गुणधर्म है वो समान होता है और परमाणु द्रव्यमान जो है वो भी समान होता है। देखो समस्थानिक किसको बोलते हैं? हाँ, जैसे कि ये क्लोरीन 35 37, परमाणु द्रव्यमान देखो अलग अलग है। क्लोरीन दोनों का परमाणु द्रव्यमान अलग है, एक का 35 है, एक का 37 है। तो ये परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो समान होते हैं। समस्थानिक अच्छी तरह से समझ लो जरा। समस्थानिक किसको बोलते हैं? जिसका द्रव्यमान तो अलग अलग होता है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनके गुणधर्म जो हैं वो समान होते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। अब मेंडलीव की सारणी में समस्थानिक को लेके भी कंफ्यूजन हुआ। क्या कंफ्यूजन हुआ? कि द्रव्यमान अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो उन्हें भिन्न भिन्न स्थान पे रखना चाहिए। जैसे क्लोरीन 35 वाले को पहले रखना चाहिए, क्लोरीन 37 को दो तत्वों के बाद में रखना चाहिए, क्योंकि दो का अंतर आ रहा है। Cl35, उसके बाद कोई 36 वाला आएगा, फिर 30, उसके बाद Cl37 वाला आएगा। तो Cl35 Cl37 दोनों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, इसलिए उन्हें भिन्न भिन्न स्थान देना चाहिए। लेकिन जब भिन्न भिन्न स्थान दिया गया, तब लोगों ने सवाल उठाया कि उन्हें अलग अलग स्थान पे क्यों रखा जा रहा है, जबकि उनके गुणधर्म तो समान है। गुणधर्म समान है तो उन्हें एक ही जगह पे रखना चाहिए। आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे कि कोई 5वीं क्लास का बच्चा है, उसकी उम्र 5वीं क्लास की इतना है, लेकिन उसका दिमाग 10वीं क्लास के बच्चे जैसा है, उसका गुण जो है वो 10वीं क्लास के बच्चे के जैसा है। तो आप उसको कहाँ बिठाओगे, 5वीं क्लास में कि 10वीं क्लास में? कंफ्यूजन है? मतलब उसकी एज 5वीं क्लास के बच्चे के जैसे है, लेकिन उसका जो गुण है, उसका जो दिमाग है वो 10वीं क्लास के बच्चे के जैसा है। तो आप उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको 10वीं में बिठाएं कि 5वीं में बिठाएं। ऐसे ही जो समस्थानिक होते हैं उनका द्रव्यमान तो अलग अलग होता है, इसलिए उनको अलग स्थान पर रखना चाहिए, लेकिन उनके जो गुणधर्म है वो समान होते हैं, तो इसलिए उनको एक स्थान पे भी रखना जरूरी है। उसको अलग अलग रखना भी जरूरी है क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग है, और एक स्थान पे भी रखना जरूरी है क्योंकि गुणधर्म एक ही जैसे हैं। तो इसलिए ये दूसरी कमी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि जो समस्थानिक थे उनका स्थान निश्चित नहीं हो पाया। मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रतिपादित करने के बहुत समय के बाद समस्थानिक की खोज हुई थी। मेंडलीव के समय समस्थानिक की खोज नहीं हुई थी। अभी समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिक को किस स्थान पर किस तरह दिया जाए, उनको स्थान समस्थानिक को, ये बड़ी चुनौती बनी रही। यानी उनका स्थान निश्चित ही नहीं हो पा रहा था मेंडलीव की सारणी में। दूसरा पॉइंट समझा बेटा? गुणधर्म समान था और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न था समस्थानिक का, तो इसलिए स्थान निश्चित नहीं हो पाया। जबकि यहाँ पे उल्टा है, देखो फर्स्ट वाले में यहाँ परमाणु द्रव्यमान समान थे दोनों के, तो इसलिए वहाँ पे कंफ्यूजन था कहाँ रखें। और यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है और गुणधर्म समान है, तो इसलिए यहाँ भी कंफ्यूजन हो रहे हैं। दोनों पॉइंट में अंतर है, देखो बेटा एकदम उल्टा है। पहले पॉइंट में कोबाल्ट निकल के परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण उनकी स्थिति को लेके डाउट था कि कैसे रखें, जबकि यहाँ पे समस्थानिक में परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने को लेकर के कंफ्यूजन था, क्योंकि उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न था पर उनका जो गुणधर्म था वो समान था। समझ में आ रही बात? दोनों एक दूसरे का उल्टा है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। पहले में परमाणु द्रव्यमान समान थे, दूसरा वाला
परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न थे। तो कोबाल्ट और निकल के स्थान को भी लेके कंफ्यूजन था, और दूसरा जो समस्थानिक थे उनके स्थान को लेके भी कंफ्यूजन था। अब जरा तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट देखो ये है कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखे गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों में क्रमशः वृद्धि होते हुए दिखाई नहीं दी। क्रमशः वृद्धि नहीं दिखाई दे रही थी। जो परमाणु द्रव्यमान की जो वृद्धि थी वो क्रम से नहीं थी। क्रम से नहीं थी का मतलब क्या हुआ? हाँ, क्रम से नहीं थी मतलब कि जैसे कि तो एक एक हो गया, फिर 3 आ गया, फिर अचानक कहीं पे 5 आ गया, फिर 7, फिर मतलब फिक्स नहीं है कुछ। अचानक कोई भी द्रव्यमान आ जा रहा है, और नंबर भी कहीं कहीं पे, जैसे छोटा नंबर यहाँ पे आ गया, 2 इधर आ गया, 2 यहाँ आना चाहिए था तो इधर आ गया। तो क्रम से नहीं थे, क्रमशः वृद्धि नहीं दिखाई दे रही थी। जो परमाणु द्रव्यमान में क्रमशः वृद्धि नहीं दिखाई दे रही थी। तो इसके वजह से तब प्रॉब्लम क्या आ रही थी? देखो, इसके वजह से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि दो भारी तत्वों के बीच में कितने तत्वों की खोज हुई होगी, इसका अनुमान लगाना मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार संभव नहीं हो पा रहा था। कैसे नहीं संभव हो पा रहा था? देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं क्रम से लिखता हूँ इन नंबरों को, अगर मैं क्रम से लिखूं 1, 2, 3, फिर बीच में कुछ नंबर छोड़ दे रहा हूं मैं, फिर मैं लिखता हूँ 7, 8, 9। अब मुझे आप बताओ कि बीच में कितने नंबर मैंने छोड़े? एक तो 4 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, 6 छोड़ दी, 3 नंबर मैंने छोड़ दिए, बराबर। तो यहाँ आपको आराम से पता चल गया कि 3 नंबर मैंने छोड़ दिए। क्यों पता चल गया? क्योंकि सारे नंबर मैंने क्रम से लिखे थे। तो आपको पता चल गया कि बीच में 3 नंबर छूट गए हैं, 3 नंबर और आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखो, ऊपर जो नंबर लिख रहा हूँ वहाँ पे मैं कुछ नंबर छोड़ दूँ, कुछ जगह छोड़ दूँ, और फिर मैं लिख दूँ कि 8, 10, ऐसे बीच में कुछ नंबर छोड़ दिए हैं। तो अब आप बता सकते हो कि कितने नंबर मैंने छोड़े हैं? बता सकते हो? बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे कितने नंबर छोड़े हैं मैंने? बोलो बेटा, बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? नहीं बेटा, यहाँ आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो मैंने लाइन से लिखा तो आपको फटाक से पता चल गया कि अरे 3 नंबर तो सर आप लिखना भूल गए। पता चल गया ना? अब यहाँ पे देखो, एक क्रम से नहीं लिख रहा हूँ, कोई भी नंबर कभी भी आ रहा है। यहाँ पे देखो, एक नंबर छोड़ दिया, यहाँ पे भी एक नंबर छोड़ दिया, यहाँ पे भी एक नंबर छोड़ दिया, फिर यहाँ पे 6 आ गया, तो फिर बीच में कुछ नंबर छोड़ दिए, और मैंने बताया नहीं आपको कि कितने नंबर होंगे। तो यहाँ पे बता सकते हो क्या कि मैंने कितने नंबर छोड़े हैं? बता सकते हो या नहीं? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा हूँ कितने नंबर छोड़े हैं, बताओ। नहीं बता पाओगे ना, तकलीफ होगी ना। हो सकता है कि मैंने एक ही नंबर छोड़ा हो सकता है, हो हो सकता है दो नंबर। कैसे पता 2 नंबर? हो सकता है कि सिर्फ एक ही नंबर हो सकता है मैंने सिर्फ 10 ही छोड़ा है, या हो सकता है 12 ही छोड़ा हो खाली। मतलब जब हम लोग देखो क्रम से लिखते हैं तो बीच में कुछ नंबर छूट गए तो अपने को पता चल जाता है कि ये नंबर छूट गया। लेकिन अगर हम क्रम से नहीं लिख रहे हैं, ये ये मान लो क्रम से लिखा, यहाँ पे 1 छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने 2 छोड़ दिया, अब उसके बाद में मैंने कुछ नंबर यहाँ पे गैप दे दिया, और फिर इसके बाद में 12, 20, 25 ऐसे लिखा। तो अब आप नहीं, यहाँ पे बता नहीं सकते कि 1 नंबर छूटा है, कि 2 नंबर छूटा है, कि 3 नंबर छूटा है। ये 2 नंबरों के बीच में कितने नंबर छूट गए, ये आप बता नहीं सकते हो।
क्योंकि यहाँ जो नंबर है वो क्रम से नहीं है। यहाँ पर मैंने देखो 3 के बाद 7 लिख दिया तो आपको पता चल गया कि सर 4 5 6 आपने नहीं लिखा है। कैसे पता चल गया? क्योंकि सारे नंबर मैंने क्रम से लिखे थे, एक लाइन से लिखे थे। लेकिन यहाँ मैं क्रम से नहीं लिख रहा हूँ। एक और ये क्रम से लिखा, एक के बाद दो, फिर एक छोड़ दिया, फिर 5 6 छोड़ दिया। क्रम से नहीं है, कोई भी नंबर कभी भी आ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बीच में नंबर छूट जाए तो आप बता नहीं सक पाओगे कि कितने नंबर छूटे हैं, क्योंकि ये क्रम से नहीं है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? तो ये तो मेंडलीव की तीसरी जो विषमता थी, तीसरी जो कमी थी मेंडलीव की सारणी में, वो यही थी कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखे गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों में क्रमशः वृद्धि होते हुए दिखाई नहीं दी। परमाणु ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था, लेकिन ये क्रमशः वृद्धि उसमें नहीं दिखाई दे पा रही थी। इसकी वजह से दो भारी तत्वों के बीच कितने तत्वों की खोज होगी, इसका अनुमान लगाना ये संभव नहीं था। थर्ड पॉइंट समझा कि नहीं? थर्ड पॉइंट समझे कि नहीं बेटा? समझे तो आगे बढ़ूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। किसी को डाउट होगा तो कभी भी आप रोक के पूछ सकते हो बेटा मुझे। देखो, फिर हम चौथी कमी समझ लेते हैं। चौथी कमी जो है हाइड्रोजन को लेकर के थी। हाइड्रोजन का स्थान, ये जो हाइड्रोजन तत्व था ना बेटा, ये हाइड्रोजन जो है, ये समूह एक के जो तत्व थे उसकी उससे भी समानता रखता था, और ये जो सातवां समूह था जिसे हम हेलोजन कहते हैं, वो उसके जैसा भी था। इसमें पहले समूह के तत्व को क्षारीय धातुएं कहा जाता है। पहले समूह के तत्व को, ये जो पहला समूह होता है, इसमें जितने भी तत्व होते हैं उसको कहते हैं क्षारीय धातुएं। और ये जो सातवां समूह है, सातवां समूह, इसको कहते हैं हेलोजन। अब ये जो हाइड्रोजन था अपना, हाइड्रोजन, ये पहले समूह के जैसा भी था। पहले समूह यानी क्षारीय धातुओं के भी गुण थे उसमें, और सातवें समूह में जो हेलोजन थे उसके जैसे भी गुण थे। तो इसलिए हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो पा रहा था कि इसे पहले समूह में रखा जाए या सातवें समूह में रखा जाए। ये चौथा पॉइंट है, चौथी कमी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में। देखो यहाँ पे दिया गया है, हाइड्रोजन जो है यह हेलोजन यानी कि समूह 7 के साथ समानता दर्शाता है। फिर यहाँ कुछ एग्जाम्पल समझाए गए हैं कैसे दर्शाता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन, ये क्षारीय धातुएं यानी कि समूह 1, इनके साथ भी रासायनिक गुणधर्मों में समानता होती है। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा था? तो इसलिए हाइड्रोजन का स्थान क्षारीय धातुओं के समूह में यानी कि समूह 1 में, या हेलोजन यानी कि समूह 7 में रखें, ये निश्चित नहीं कर सकते। कुछ समझ में आई बात? चौथा पॉइंट समझा क्या आपको? हाँ, ये जो हाइड्रोजन था, ये हेलोजन यानी कि समूह 7 के से भी समानता दर्शाता था, और ये जो क्षारीय धातुएं का जो समूह है यानी कि समूह 1, इसके साथ भी समानता दर्शाता था। इसलिए हाइड्रोजन को क्षारीय धातुएं यानी समूह 1 में रखें या हेलोजन यानी कि समूह 7 में रखें, ये समझ में नहीं आ रहा था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ये चौथी कमी थी। समझ में आई बात? देखो यहाँ पे सारणी में समझाया गया है कि क्या समानता थी। हाइड्रोजन और क्षारीय धातुओं में समानता।
हाइड्रोजन और क्षारीय धातु में क्या समानता थी? क्षारीय धातु, क्षारीय धातु किसको बोलते हैं? जैसे सोडियम क्षारीय धातु, पहले समूह के जो तत्व होते हैं उन्हें क्षारीय धातु कहते हैं। ये देखो, ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्षारीय धातु हैं। तो हाइड्रोजन का क्षारीय धातु के साथ में कैसे होता था? देखो, एक सेकंड जरा। हाइड्रोजन और जो हेलोजन थे उनके साथ में क्या समानता थी? देखो, हाइड्रोजन का अणु सूत्र H2 था और जो हेलोजन थे उसका भी अणु सूत्र देखो इसके जैसा ही है, F2Cl2, इसके जैसा ही है। देख रहे हो, हाइड्रोजन और हेलोजन में यानी कि समूह 7 में क्या समानता थी? हाइड्रोजन का जो अणु सूत्र है और जो समूह 7 के जो हेलोजन है उसके अणु सूत्र हैं, एक ही जैसे हैं कि नहीं? ये H2 है, फिर हेलोजन यानी F2, हेलोजन में क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हेलोजन है, तो इसका भी सूत्र हाइड्रोजन के जैसे ही आ रहा है, F2Cl2। तो यानी कि ये हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन से समानता रख रहा है। रासायनिक गुणधर्मों में भी समानता होती है, अणु सूत्र भी समान होते हैं और रासायनिक गुणधर्म भी हेलोजन के जैसे होते हैं। फिर क्षारीय धातुओं में, क्षारीय धातु के साथ क्या, मैंने आपको क्या बताया कि क्षारीय धातु और हाइड्रोजन में क्या समानता थी? तो हाइड्रोजन और क्षारीय धातुओं की क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जो यौगिक अणुसूत्र बनता है, वैसे ही जो क्षारीय धातुएं हैं उनकी भी ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ वैसे ही अणुसूत्र बनता है। जैसे कि देखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अणुसूत्र लिखेंगे तो H2O, और क्षारीय धातु का ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे तो Na2O। देखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जो अणुसूत्र है वो और जो क्षारीय धातु यानी पहले समूह का जो तत्व है उसका ऑक्सीजन के साथ अणुसूत्र एक ही जैसा है कि नहीं दोनों? समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्रोजन और जो पहले समूह का जो क्षारीय धातुएं हैं उसमें क्या समानता है। क्षारीय धातुओं का ऑक्सीजन के साथ जो अणुसूत्र है वैसा ही अणुसूत्र हाइड्रोजन का भी ऑक्सीजन के साथ बनता है, Na2O H2O। फिर देखो, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ जैसा अणुसूत्र है, क्षारीय धातुओं का भी क्लोरीन के साथ वैसा ही अणुसूत्र है। तो इसलिए हाइड्रोजन और ये क्षारीय धातुएं, ये दोनों के गुणधर्म में समानता आ रही है कि नहीं? अणुसूत्र में समानता है। देखो, हाइड्रोजन और क्षारीय धातुओं में समानता है, देखो यौगिक जो का अणुसूत्र एक ही जैसा आ रहा है। फिर हाइड्रोजन और सल्फर का जैसा अणुसूत्र बन रहा है, क्षारीय धातु यानी कि सोडियम का सल्फर के साथ भी वैसा ही बन रहा है। तो हाइड्रोजन का और क्षारीय धातुओं का जो यौगिक बनता है क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ, वो एक ही जैसा है, समान है वो। फिर देखो, अणुसूत्र भी हाइड्रोजन का भी अणुसूत्र और हेलोजन का अणुसूत्र एक ही जैसा है। फिर ये धातुओं के यौगिक यानी हाइड्रोजन धातु के साथ जैसा यौगिक बनाता है, हेलोजन भी धातु के साथ वैसा ही बनाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन और हेलोजन में समानता हो गई। देखो, यहाँ भी हाइड्रोजन और हेलोजन में समानता है, क्लोरीन हेलोजन होता है। देखो, कार्बन के साथ CH4 बन रहा है तो हेलोजन भी CCl4 बन रहा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी कि हेलोजन के यौगिक, इसमें समानता है अणुसूत्रों में। समझ में आई क्या समानता है बेटा आपको? हम्म। तो हाइड्रोजन और हेलोजन के अणुसूत्र भी समान होते हैं। फिर वैसे ही हाइड्रोजन और क्षारीय धातुओं में जैसा, सॉरी, हाइड्रोजन का दूसरे तत्वों के साथ जैसा यौगिक बनता है वैसा ही क्षारीय धातुओं का भी उन्हीं तत्वों के साथ वैसा ही यौगिक बनता है। तो हाइड्रोजन जो है पहले समूह यानी कि क्षारीय धातुओं के
से भी समानता दर्शाता है और हाइड्रोजन हैलोजन यानी कि सातवें समूह से भी समानता दर्शाता है। इसलिए हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो पाया मेंडलीव की आवर्त सारणी में। क्लियर हो गया बेटा? मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं समझ में आ गई? हाँ। अब आगे क्या दिया देखो, तो ये आप लोग चारों पॉइंट अपने नोटबुक में लिख लेना। इसको चौथा पॉइंट थोड़ा शॉर्टकट में लिख देना। चौथा पॉइंट शॉर्टकट में लिख देना। कैसे लिखोगे? हाइड्रोजन का स्थान हेडिंग डाल देना, फिर हाइड्रोजन या हेलोजनों के यानी कि समूह 7 के साथ समानता दर्शाता है। इसके बाद में सीधा ये वाली लाइन लिखना, हाँ, समानता दर्शाता है इनके रासायन। फिर ये लिखना, इसी प्रकार हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातुओं यानी कि समूह 1 इनके रासायनिक गुणधर्मों में समानता है। फिर तीसरी लाइन ये लिख देना कि इसलिए हाइड्रोजन का स्थान क्षारीय धातुओं के समूह यानी समूह 1 में या हेलोजन इस समूह में यानी समूह 7 में निश्चित नहीं कर सकते। बात समझ में आई बेटा? थोड़ा शॉर्टकट में लिख देना चौथा पॉइंट। ये उसने बीच में एग्जांपल दे दिया है कि क्या समानता है, तो वो आप चाहिए तो अलग पॉइंट में डाल देना। हम्म, हाँ, थोड़ा सोचिए में आ जाते हैं कि मेंडलीव आवर्त सारणी का उपयोग करके नीचे गए तत्वों के ऑक्साइड के अणुसूत्र क्या होंगे वो लिखना है। नीचे कुछ तत्व दिए हैं और उसका ऑक्साइड के अणुसूत्र क्या होगा वो आपको लिखना है। जैसे सोडियम और ऑक्सीजन। पहला क्या दिया? सोडियम। तो सोडियम को ऑक्साइड कैसे लिखोगे? सोडियम लिख दो और ऑक्सीजन लिख दो। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन का अणुसूत्र कितना हो, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2 और सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। तो इसलिए ये इसका अणुसूत्र क्या हो गया? Na2O हो गया पहले का। दूसरा क्या है देखो? Si है दूसरा। Si, Si का O के साथ में सूत्र लिखना है। तो देखो सारणी